अगला प्रश्न 3, भारत में भुगतान शेष व्यापार शेष से किस प्रकार भिन्न है? चालू खाता से क्या तात्पर्य है? भारत के भुगतान शेष में संतुलन हेतु इसका प्रबंध कैसे किया जाता है? हाउ इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड? व्हाट इज मीन्ड बाय करंट अकाउंट डिफिसिट? हाउ इज इट मैनेज फॉर बैलेंस इन इंडिया? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। व्यापार शेष एवं भुगतान शेष किसी देश का व्यापार संतुलन उस देश के आयातों तथा निर्यातों के संबंध को प्रदर्शित करता है, जैसे जिसके अंतर्गत वस्तुओं के आयात तथा निर्यात से संबंधित विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत दृश्य निर्यातों तथा आयातों को शामिल किया जाता है। अदृश्य आयात निर्यातों का ब्यौरा इस श्रेणी में शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए व्यापार योग्य वस्तुएं जैसा सोना, चांदी तथा अन्य देखी जाने वाली वस्तुओं की श्रेणी में शामिल की जाती है और इन वस्तुओं के आयात निर्यात को दृश्य व्यापार स्वीकार किया जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त सेवाओं को भी शामिल किया जाता है तथा देश के मध्य सेवाओं के विनिमय या व्यापार का अदृश्य मदों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उदाहरण वायु परिवहन, जहाजरानी, वित्त एवं बैंकिंग, बीमा एवं विनियोग सेवाएं। परंतु यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, अर्थात निर्यात अधिकय की स्थिति में उस देश का व्यापार अनुकूल व्यापार शेष को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत अधिकय आयात अधिकय भुगतान शेष के प्रतिकूल स्वरूप को प्रदर्शित करता है। भुगतान शेष का अर्थ व्यापार शेष के अर्थ से अधिक विस्तृत है, क्योंकि भुगतान शेष में दृश्य तथा अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। अतः व्यापार शेष की तुलना में भुगतान शेष किसी भी देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहारों का उत्तम चित्रण प्रस्तुत करता है। भुगतान शेष एक देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के मध्य समस्त आर्थिक व्यवहारों का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित अभिलेख है। भुगतान शेष में घाटा। भारत में व्यापार शेष में घाटे का प्रमुख कारण व्यावसायिक वस्तुओं के आयात का निर्यात के ऊपर अधिकय है। कभी कभी कुछ सीमाओं तक अदृश्य व्यापार में भी हानि होती है, जिसका प्रमुख कारण भुगतानों के अपलेखन का बढ़ता हुआ दायित्व है, लायबिलिटीज़। इसके अंतर्गत देय बड़ी राशि तथा उन पर ब्याज की राशि भी सम्मिलित होती है। वास्तव में संकटपूर्ण अर्थव्यवस्था हमें विरासत से प्राप्त हुई है, क्योंकि 21 जून 1991 में गठित की गई नई सरकार के पहली प्रमुख चिंताजनक समस्या भुगतान शेष में घाटे से संबंधित थी। यद्यपि विदेशी विनियोग, विदेशी व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रों में संगठन संबंधी सुधारों के इस स्थिति में कुछ आशाजनक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए देखने को मिले। भारत के लिए 1991 का वर्ष नए एवं स्वतंत्र व्यापार युग के प्रारंभ से संबंधित था, क्योंकि जुलाई 1991 में व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आधारभूत परिवर्तन किए गए, जैसे द्विपक्षीय व्यापार, रुपये के अवमूल्यन द्वारा विनिमय दर में समायोजन, आयात निर्यात में स्तरीय कमी तथा उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं से मात्रा संबंधित प्रतिबंध हटाना, निवेशकर्ता की सुरक्षा, प्रवासी लाभों के साथ प्रदर्शित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करों में समायोजन जैसे प्रतिबंधों को समाप्त करके विदेशी विनिवेश नीति में भी आधारभूत परिवर्तन किए गए। इन संगठनात्मक सुधारों का मूल्य उद्देश्य विदेशी विनिमय उद्योग एवं भारत में संवर्धन, प्रमोशन लाना तथा अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यकुशलता लाना था। भारत के भुगतान शेष को सुधारने हेतु उपाय। भुगतान शेष के चालू खाते में कमी करना तथा ऊंची वृद्धि दर प्राप्ति हेतु घरेलू बचतों के अनुपूरक के रूप में बाहरी संसाधनों को आकर्षित करना, लागतों में वृद्धि को संतुलित करना तथा चालू खाते की कमी की पूर्ति हेतु ऋण पर निर्भर न रहना, विदेशी विनियोग जैसे ऋण रहित अंतर प्रभाव पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, अदृश्य प्राप्तियों हेतु महत्वपूर्ण रणनीतियाँ अपनाना। भुगतान शेष पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि चालू खाते में कमी को सकल घरेलू उत्पादन के अतिरिक्त 1.6% तक रखने का सुझाव दिया है, जिससे इस कमी को सामान्य पूंजी प्रवाह के माध्यम से पूरा किया जा सके। पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर गठित समिति द्वारा भी भुगतान शेष में स्थिरता हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ जुड़ने तथा अर्थव्यवस्था में खुलापन आने के कारण ये आवश्यक है कि चालू खाते की हानि में परिवर्तन तथ्यों पर आधारित हो, अर्थात बिना बाह्य अवरोधों के चालू खाते में कमी के आकार का सृजन अर्थव्यवस्था के खुलेपन के अनुसार किया जाए, ताकि चालू प्राप्तियों का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के अनुरूप अनुपात संभव हो, क्योंकि ये अनुपात ही चालू भुगतान क्षमता तथा बाह्य ऋण की सेवा लागत के भुगतान की क्षमता को निर्धारित करता है। बाह्य ऋण का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय ऋण से। चालू खाते से
वित्त पोषण में विचारानुसार ऋण रहित वित्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई जाए। व्यापार योग्य वस्तुओं से प्राप्तियों के लिए उत्साहवर्धक आर्थिक रणनीति निर्धारित करना। व्यापार विनिमय दर, विदेशी विनियोग तथा औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों का स्वागत करना। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग तथा विदेशी पोर्टफोलियो विनियोग हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करना। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि हेतु सुधारात्मक आर्थिक नीतियों को अपनाना। विनिमय नियंत्रण तथा आयातों में कटौती हेतु महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति का क्रियान्वयन करना।